नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर आप हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हमारी चर्चा का विषय जन्म कुंडली का वो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भाव है जिसे हम ज्योतिष की दुनिया में विवाह, गृहस्थी, जीवन साथी और दैनिक व्यवसाय का घर कहते हैं, यानी हमारी जन्म पत्रिका का 7वां भाव। जब कलयुग के सबसे मायावी छाया ग्रह और हमारे मन को भ्रमित करने वाले महाशक्तिशाली राहु देव इस भाव में आकर बैठते हैं तो पूरे वैवाहिक जीवन का ताना बाना, हमारे रिश्तों के निर्णय और गृहस्थी का पूरा समीकरण ही बदल जाता है, क्योंकि यही भाव हमारी साझेदारी, विवाह और जीवन की सबसे बड़ी खुशियों का आधार माना जाता है। जब भी लोग सुनते हैं कि उनकी कुंडली के 7वें भाव में राहु विराजमान है तो उनके मन में सबसे पहला विचार और एक अनजाना डर बैठ जाता है। लोग सोचते हैं कि 7वें भाव का राहु वैवाहिक जीवन को पूरी तरह तबाह कर देगा, जीवन साथी बहुत क्रूर या धोखेबाज मिलेगा और गृह कलेश के कारण तलाक की नौबत भी आ सकती है। लेकिन साथियों, एक ज्योतिषी होने के नाते और अपने वर्षों के गहन ज्योतिषीय शोध के आधार पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 7वें भाव के जो राहु हैं कोई साधारण स्थिति नहीं है। यह आपके पिछले जन्मों के रिश्तों का एक ऐसा गहरा अनुबंध है कि जिसे हम इस जीवन में सुलझाना इसको पड़ता है। राहु देव जब सप्तम भाव में बैठते हैं तो उनकी भ्रम पैदा करने की क्षमता जितनी चुनौतीपूर्ण होती है उससे कई गुना ज्यादा उनके पास आपकी बुद्धि को कुशाग्र बनाने और आपको एक अत्यंत कुशल रणनीतिकार बनाने की जादुई शक्ति भी होती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम 7वें भाव के राहु के हर उस छिपे हुए सच को उजागर करेंगे जो आपके जीवन साथी के स्वभाव, विवाह से पहले की दुविधा, गृहस्थी के उतार चढ़ाव और आपकी आने वाली परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। तो चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन रहेगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी साथ ही साथ दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो समय पर आप तक पहुंचते रहें। साथ ही आपको यह भी बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी परेशानी से अपने जीवन में रूबरू हो रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस विशेष वीडियो की। साथियों, सबसे पहले हम उस स्थिति की बात करेंगे जो विवाह तय होने के समय आपके जीवन में घटित होती है। यानी कि ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि 7वें भाव के राहु जातक के निर्णय लेने की क्षमता पर एक गहरा ग्रहण लगा देते हैं। जब युवावस्था में आपके विवाह की बात चलती है और परिवार के सदस्य आपसे आकर पूछते हैं कि बताइए आपकी क्या चॉइस है, तो आपको कैसा जीवन साथी चाहिए, तो 7वें भाव में बैठे राहु देव आपके विचार क्षेत्र में इतनी दुविधा और कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं कि आप कोई स्पष्ट जवाब दे ही नहीं पाते हैं। आप पूरी तरह से मौन हो जाते हैं या फिर सारा निर्णय अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों पर ही छोड़ देते हैं। आपके भीतर एक ऐसी मानसिकता आ जाती है कि जो होगा देखा जाएगा, हमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। यह उदासीनता बाहर से तो बहुत अच्छी लगती है कि बच्चा संस्कारी है, लेकिन वास्तव में यह राहु का भ्रम जाल ही तो होता है जो आपको अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले पर खुलकर बोलने से रोकता है। यहां तक कि जब आप लड़का या लड़की देखने जाते हैं और घर वाले आपकी रजामंदी मांगते हैं तब भी आप अपने मन की बात छुपा जाते हैं। इसके पीछे एक और बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण होता है। राहु देव जब 7वें भाव में बैठते हैं तो वे विवाह में अकारण देरी या फिर अड़चने पैदा करते हैं। इस देरी के कारण जातक के मन में एक अनजाना सा डर और दबाव बैठ जाता है। आपको लगने लगता है कि पता नहीं मेरी शादी हो भी पाएगी या फिर नहीं, मेरी किस्मत में विवाह का सुख लिखा भी है या नहीं। इसी डर के कारण आप ये प्रेज्यूम कर लेते हैं कि अपनी पसंद बताने का कोई फायदा नहीं है। साथियों, यदि आप अभी विवाह की इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि इस भ्रम जाल से बाहर निकलिए, अपनी चॉइस को परिवार के सामने रखिए, क्योंकि चुप रहना इस राहु की नकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ा देता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े रहस्य की जो शादी के बाद आपके सामने प्रकट होता है कि आखिर 7वें भाव के जो राहु हैं ये कैसा जीवन साथी देते हैं आपको। क्या वह बहुत खराब होता है? तो साथियों, राहु देव यहाँ बैठकर आपको एक ऐसा जीवन साथी देते हैं जिसका व्यक्तित्व बहुत हद तक आपके ही जैसा होता है। इसे हम दर्पण प्रभाव भी कहते हैं। जैसा कंफ्यूजन आपके भीतर था वैसा ही कंफ्यूजन आपके जीवन साथी के भीतर भी रहता है। उनके परिवार वाले भी
उनको लेकर हमेशा असमंजस में रहते थे कि आखिर यह चाहते क्या हैं और किस दिशा में जाना चाहते हैं। जब दो समान कंफ्यूजन वाले लोग आपस में जुड़ते हैं तो गृहस्थी की शुरुआत होती है। आपका जीवन साथी स्वभाव से बहुत गहरा ऑब्जर्वर यानी कि सूक्ष्म निरीक्षक होता है। वह शुरुआत में बहुत शांत दिखाई देगा, सामाजिक तौर पर ज्यादा नहीं बोलेगा, लेकिन आपके घर के माहौल, आपके समाज और आपके व्यवहार को बहुत गहराई से नोट कर रहा होता है। वह अपने मन के भीतर एक अदृश्य लिस्ट बनाना शुरू कर देता है कि इस घर में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जब सही समय आता है तो वह जीवन साथी उस लिस्ट के आधार पर सीधे मुंह पर बोलना शुरू करता है। वह अपनी डिमांड्स, अपनी पसंद और अपनी नापसंद को लेकर बहुत स्पष्ट रहता है और वह समाज की परवाह किए बिना अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है। वह आपकी परवाह तो बहुत करेगा, आपकी केयरिंग में कोई कमी नहीं छोड़ेगी, लेकिन अपना गुस्सा, अपना अग्रेशन और अपनी बात मनवाने की जिद भी पूरी रखेगा। वह बहुत सीधा और स्पष्टवादी होता है, उसमें बनावटी कूटनीति भी नहीं होती। साथियों, शादी के कुछ समय बीतने के बाद गृहस्थी में राहु देव अपना असली रंग दिखाना शुरू करते हैं। सातवें भाव का राहु वैवाहिक जीवन में भयानक उतार चढ़ाव लेकर आता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मैंने उतार चढ़ाव के विषय में बोला है, कहा है, पर पूरी तरह संबंध विच्छेद नहीं। इस स्थिति में सबसे विचित्र बात यह होती है कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच जो झगड़े होते हैं उनका कोई बहुत बड़ा या ठोस कारण नहीं होता। आप दोनों बहुत सरलता से कोई बात कहेंगे, लेकिन राहु की माया के कारण वह बात अचानक एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगी आप दोनों के बीच में। गलतफहमियां इतनी तेजी से बढ़ेंगी कि राई का पहाड़ बनते देर नहीं लगेगी। आपका जीवन साथी बातों को पकड़ करके बैठने वाला है, यानी कि बैठ जाएगा, और घर में तनाव का माहौल भी बन जाएगा। इस कारण, इस राहु के प्रभाव के कारण आपका ससुराल पक्ष भी आपको लेकर हमेशा असमंजस में ही रहेगा। उन्हें कभी समझ नहीं आएगा कि आप वास्तव में शांत स्वभाव के हैं, क्रोधित मतलब आपका गुस्सा है, या फिर बहुत बड़े डिप्लोमेटिक कूटनीतिज्ञ हैं। आप परिस्थितियों के अनुसार पानी की तरह अपना रूप बदल देते हैं, जिससे रिश्तों में स्थिरता की कमी महसूस होने लगती है। जीवन साथी को लगता यह है कि आप अपनी बातें छुपा रहे हैं और आपको लगता है कि जीवन साथी आपकी इच्छाओं और मान सम्मान को समझ नहीं रहा है। आप अपनी इच्छाएं पहले भी नहीं कह पाए थे और आज भी नहीं कह पाते, जिससे मन ही मन एक घुटन पैदा होने लगती है और गृहस्थी एक चक्की के दो पाटों के बीच पिसने जैसी लगने लगती है। तो साथियों, जहां सातवें भाव के राहु इतने भ्रम और झगड़े देते हैं, वहीं इसकी एक बहुत ही सुंदर और विस्मयकारी विशेषता भी है, जिसे जानना आपके लिए काफी जरूरी है। राहु देव भले ही रोजमर्रा की जिंदगी में शांति पैदा कर दें, लेकिन वे इस रिश्ते को इतनी आसानी से टूटने भी नहीं देंगे। जब भी आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, चाहे वह गंभीर शारीरिक कष्ट हो, कोई बड़ी बीमारी हो, या आपके मान सम्मान और धन की हानि होने वाली हो, तब आपका यही जीवन साथी एक ढाल बनकर आपके सामने खड़ा होगा। संकट के समय उनके भीतर एक छुपा हुआ समर्पण जागृत होता है। यदि आप किसी ऐसी परिस्थिति में जा रहे हैं जहां आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है या आपको नुकसान पहुंच सकता है, तो आपका जीवन साथी जबरदस्ती आपके साथ खड़ा होगा। भले ही आप उसे मना करें, वह अपनी परवाह किए बगैर आपके सम्मान की रक्षा के लिए पूरी दुनिया से ही लड़ जाएगा। वह बातें मुंह पर कड़वी जरूर बोलेगा आपके, उसकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत हाई होती हैं, जिन्हें पूरा करते करते कभी कभी आपकी कमर टूटने लगती है, लेकिन उसका दिल आपके प्रति पूरी तरह वफादार होता है। राहु यहाँ व्यवस्थाएं और स्थितियां खराब करते हैं, लेकिन जीवन साथी के भीतर एक गहरे स्तर की निष्ठा जरूर बना के रखता है। आपके घर के झगड़े भले ही कभी कभी बहुत बड़े स्तर पर पहुंच जाएं और समाज को इकट्ठा होना पड़े, लेकिन अंत में राहु की बुद्धि ही काम आती है और मामला पूरी तरह शांति के साथ सुलझ भी जाता है। तो साथियों, अब प्रश्न उठता है कि इस राहु देव की ऊर्जा को संभाला कैसे जाए, इस वैवाहिक गाड़ी को बिना दुर्घटना के कैसे चलाया जाए। इसके लिए हमें राहु के जन्म की कथा और उसके मूल तत्व को भी समझना आवश्यक है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो एक राक्षस ने छल से उसे पी भी लिया। जब भगवान विष्णु जी को सूर्य और चंद्रमा के माध्यम से ये पता चला तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस की गर्दन काट दी। अमृत पीने के कारण वह मरा नहीं, बल्कि उसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु कहलाया। चूंकि राहु केवल गर्दन से ऊपर का हिस्सा है, इसीलिए उसके पास केवल मस्तिष्क है, बुद्धि है और सोचने की असीम क्षमता है। वह अंधा नहीं है, वह अत्यंत चतुर है। सातवें भाव में बैठा राहु आपसे स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि आपको अपनी गृहस्थी बचानी है तो आपको अपनी बुद्धिमत्ता और कूटनीति का सहारा लेना ही पड़ेगा। यहाँ सीधे टकराव से बात पूरी तरह बिगड़ जाएगी। आपको एक मिडवे यानी कि बीच का रास्ता निकालना होगा। राहु का सीधा सा नियम है, जो आपका जीवन साथी चाहता है थोड़ा सा उसे दे ही दो,
जो आपका परिवार चाहता है थोड़ा सा उन्हें भी दे दो, और जो आपका ससुराल पक्ष चाहता है थोड़ा सा उनके अनुसार चल लो। जब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सबको थोड़ा थोड़ा सम्मान, मान सम्मान और उनकी इच्छा अनुसार चीजें देंगे तो पलट कर वे सब भी आपको सुख और शांति प्रदान करेंगे। अपनी गृहस्थी और संतान की सुरक्षा के लिए अपनी ईगो, अहंकार को साइड में रखकर कूटनीति से चलना ही इस राहु का सबसे बड़ा ज्योतिषीय सूत्र है। तो साथियों, अब मैं आपको वो महा उपाय बताने जा रहा हूं जिससे 7वें भाव के राहु का नकारात्मक प्रभाव और वैवाहिक जीवन का ग्रहण पूरी तरह से शांत हो जाता है। इसे यदि आप पूरी श्रद्धा भाव के साथ करते हैं तो राहु देव का पापी प्रभाव समाप्त होकर शुभता में बदल जाएगा। साथियों, सबसे जरूरी यह नियम है कि राहु देव आपकी कुंडली में जिस ग्रह की राशि में बैठे हैं वह आपकी कुंडली में किस स्थिति में है। अगर वह ग्रह आपकी कुंडली में शुभ फल दे रहा है और शुभ स्थिति में है तो राहु देव बहुत सी स्थितियों में शुभ फल ही देंगे। इस क्रम में जो सबसे पहला उपाय है वो ये है कि 7वें भाव के राहु को नियंत्रित करने की अमोघ शक्ति मां भगवती श्री दुर्गा जी के पास है। इसीलिए आपको प्रतिदिन नियम से सुबह के समय शांत मन से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि मां भगवती देवी माता की साधना में वह दिव्य ऊर्जा है जो राहु के किसी भी प्रकार के भ्रमजाल, कूटनीति और अशांति को तत्काल भस्म कर देती है। इसी के साथ दूसरे उपाय के तौर पर आपको प्रत्येक शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए, उन्हें चोला चढ़ाना चाहिए और बूंदी या बेसन के लड्डू का प्रसाद अर्पित करके वहां उपस्थित भक्तों और जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए। चूंकि राहु अशुभ होने पर सबसे ज्यादा आपकी बुद्धि को भ्रमित करते हैं, इसलिए तीसरे उपाय के रूप में आपको बुधवार के दिन गणपति जी की आराधना भी जरूर करनी चाहिए और बुधवार के दिन ही गरीब बच्चों या विद्यार्थियों को पढ़ाई की सामग्री जैसे पेन, कॉपियां, पेंसिल या पुस्तकें दान करनी चाहिए। इन सब धार्मिक उपायों के साथ साथ एक चौथा व्यवहारिक उपाय गांठ बांध लीजिएगा कि अपने घर की बातें और अपनी गृहस्थी के आंतरिक विवादों को भूलकर भी किसी तीसरे व्यक्ति या बाहर के लोगों के सामने साझा ना करें, बल्कि जो भी संतुलन बनाना है उसे अपने घर के भीतर अपनी ही कुशाग्र बुद्धि से बना लीजिएगा। साथियों, जब तक आप इस संसार में हैं आपकी कुंडली के 7वें भाव में राहु देव वहीं विराजमान रहेंगे और वे कहीं जाने वाले नहीं हैं। इसीलिए परिस्थितियों से डरकर भागने या अवसाद में जाने के बजाय इन उपायों को अपनी जीवन शैली का आप हिस्सा बनाइए। आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी, जीवन साथी का उग्र स्वभाव शांत होगा और आपकी गृहस्थी में प्रेम और लक्ष्मी माता का वास होगा। तो साथियों, क्या आपकी या आपके जीवन साथी की कुंडली के भी 7वें भाव में राहु देव विराजमान है? आपके जीवन में इसके क्या अनुभव रहे हैं हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी, लाभकारी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करना भी ना भूलें। ऐसी ही और दूसरी ज्योतिषीय जानकारियों के लिए हमारे चैनल आप ज्योतिष रत्न केंद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। और जैसा कि हमने आरंभ में आपसे बोला भी था कि अगर आप किसी परेशानी में हैं और हमसे ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली दिखा करके अपनी परेशानियों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी हमारे मित्रगणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।